Welcome back to all the viewers. As we have discussed earlier about the importance of agriculture in the Indian economy and also about the features of Indian agriculture. So in this part we will further discuss about the problems of Indian agriculture. क्या समस्याएं हैं हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं होती हैं जनरल तौर पे, जो कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर उनको उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। इसी टॉपिक पे पूरा बढ़िया डिस्कस करना है हमको आज। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम देख लेते हैं कि होता क्या है कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है, जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं, वो उसमें कई सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। कई सारे प्रॉब्लम होते हैं जो कि होते हैं कि हमारे बैकवर्डनेस की वजह से, क्योंकि आज भी हमारा जो है हम लोग बैकवर्ड हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी, और कई सारे सेक्टर्स के वाइज भी देखा जाए तो कई बार आज भी हम लोग बैकवर्ड रहे हैं। दूसरी बात कि हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि हमारे बैकवर्ड रहने के लिए। इसी तरीके से कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आज डिस्कस कर लेंगे, जिसमें पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है आपका लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ये हमारा पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम हमारा यही है कि हमारे पास क्या हाई वल्नरेबिलिटी, यानी हम लोग टोटली डिपेंडेंस होते हैं। हम क्या करते हैं, हम पूरा डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। यानी अगर बारिश हुई तो खेती होगी, अदरवाइज देयर इज़ नो एग्रीकल्चर। अगर रेन नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ तो हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन का जो है बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। इसमें क्या है कि डिपेंडेंस हमारा जो रेन वाटर पे रहता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे क्रॉप्स सफ़र कर जाते हैं। जैसे कि अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती, सूखा पड़ने की समस्याएं जो हैं उसमें हैं। फिर स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल आउटपुट रिक्वायर्स द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। यानी कि अगर हमको स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी, तो स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है मस्ट है। अगर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है तो स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाना या बरकरार रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फूड ग्रेन्स भाई अवेलेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया है ही। यही एक सेक्टर है जो कि सबसे आधे से ज़्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पास हो जाती है। सेकेंड नंबर की जो हमारे पास बड़ी समस्या है, दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। अब ये हमारी दूसरी बड़ी समस्या इस वजह से भी है क्योंकि अर्लियर जो होता था पुराने समय के, अगर हम लोग जैसे पहले भी हम लोग पढ़ चुके, उसमें हम देखते थे कि लैंडलॉर्ड होता था, या फिर जो है ज़मींदार, इसको हम लोग कहते हैं लैंडलॉर्ड को ही, ज़मींदार या साहूकार लोग होते थे। साहूकार बोला जाता था, जो कि मुंशी वगैरह होते थे, मुंशी और ये सब। तो इन लोगों के बेसिस पे ही जो किसानों को लोन मिलता था, लोन ये लोग प्रोवाइड कराते थे, लेकिन लोन देने के बाद एक तरीके से अपना गुलाम बना लेते थे। फिर वो और उनकी काफ़ी सारे पूछते उनकी गुलामी करने में ही परेशान रहते थे। यानी फिर अपने मतलब जो भी कर्ज लिया गया उसको दे पाने में ही इनकी पूरी उम्र गुजर जाती थी, और हमेशा से ये उसमें रहते थे, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं। प्रॉपर बैंकिंग, या हम कह दें कि प्रॉपर जो है फाइनेंस जो था वो है ही नहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब तो मान लीजिए धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, कुछ अवेलेबिलिटी हैं, लेकिन फार्मर को तो चाहिए ना, हमको सीड्स लगाने हैं, उसको परचेज़ करना, फर्टिलाइज़र्स परचेज़ करना, इनपुट्स जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारा कुछ परचेज़ करना है। तो हमको लॉन्ग पीरियड और फाइनेंस और शॉर्ट पीरियड फाइनेंस दोनों चाहिए रहता है। लॉन्ग पीरियड फाइनेंस चाहिए रहता है क्योंकि भाई क्रॉप एक बार हम लगाएंगे तो जब तक फसल तैयार होकर काट के बेचना, तब तक हम देने के काबिल नहीं हो पाता फार्मर। तो इस वजह से ये पूरी चीज़ें इसमें डिपेंड करती हैं कि हमको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप के फाइनेंस की काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात इसमें जो है कि यहाँ पे अगर बल्क प्रोडक्शन करना हो, ठीक है, जैसे कि
जो भी उनके फाइनेंशियल नीड्स हैं उसमें शादी ब्याह जैसे भी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब किसानों के लिए फिर बड़ा ये भी एक बड़ा समस्या हो जाता है किस तरीके से जो है अपने बच्चों के जो है मैरिज वगैरह का प्लानिंग करें। तो उसमें भी जो है ये सब महाजन वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे जैसे साहूकार साहूकार लिखा है, इसी तरीके से महाजन वगैरह होते हैं, महाजन हो गए और जो है मनी लेंडर्स वगैरह हो गए। इन लोगों से ये लोग जो है पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन ये सब क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जो भी लोन लिया जाता है उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है, जिसको देने में तो फिर पूरा का पूरा उनका उम्र ही गुजर जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं दे पाते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट की तो बातें छोड़ दी जाए। उसके बाद हमारे पास ये एक बहुत बड़ा समस्या है जिसके लिए फिर बैंकिंग सिस्टम को काफ़ी मजबूत बनाया गया, खासकर जो है आरआरबीज़ वगैरह खोले गए थे, ठीक है, कि आरआरबीज़ वगैरह खुलेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा गांव में भी चीज़ें गई हैं। तो अभी तो हम केवल प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, उसके बाद हम रिफॉर्म सेक्टर में भी देखेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वाले में देखेंगे। थर्ड हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारा कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक, अब कन्वेंशनल आउटलुक क्यों बड़ा समस्या है उसके पीछे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमेशा से कन्वेंशनल आउटलुक हमारा टुवर्ड्स फार्मिंग इज़ येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हमारा जो इंडियन फार्मर है वो रिलेक्टेंट है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज़ को या फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, जो भी चीज़ें हमारे पास हमारे फार्मिंग एक्टिविटीज़ में होती हैं, जैसे कि हमारा इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजी, ये सब आजकल ट्रेंडिंग है कि हमको इसको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ फिर हम फार्म मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है कि किस तरीके से अपने फार्म को मैनेज करें, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो करते ही नहीं। वो क्या करते हैं, अपने कन्वेंशनल विजडम पे ही बिलीव करते हैं, यानी कि वो अपने समझदारी पे ही बिलीव करते हैं कि भाई पुराना जो उनका सोच है कि नहीं वैसे नहीं ऐसे खेती होगा या इस तरीके से होगा, वो उसी पे आज भी बिलीव करते हैं। वो क्या करता है, ही कंटिन्यूज टू कंसिडर फार्मिंग मोर एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड लेस एज अ बिजनेस वेंचर। यानी आज भी जो है फार्मिंग उनके लिए क्या हो जाता है, सब्सिस्टेंस है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीने का आधार, यानी उनको बस ये प्रोड्यूस करना है, खाना है, बस। वो उसको एज अ बिज़नेस तो देख ही नहीं रहे हैं। ये एज अ बिज़नेस अगर ये देख लेते, ये देख ही नहीं रहे, बिज़नेस अगर देख लेते तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी किसान हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते थे। बट वो आज भी जो है उसको सब्सिस्टेंस की तरह बस देखते हैं कि आज भी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, ना कि कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं। अभी तक भी ये है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं। वो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फोकस ऑन क्रॉप विच ऑफर हिम फूड सिक्योरिटी रैदर देन दोज विच ईल्ड हाई प्रॉफिट्स बट आर रिस्क प्रोन। वो हमेशा आज भी उसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो उनको जो है फ़ायदा ज़्यादा दे, ना कि उन चीज़ों पे जो कि वो उन चीज़ों पे ज़्यादा करते हैं जो कि उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, ना कि उन चीज़ों पे जो कि उनको फ़ायदा ज़्यादा दे। तो ये भी एक तरीके का जो है एक सोच है, कन्वेंशनल आउटलुक इसीलिए कहा गया इसको, क्योंकि एक सोच है जो हमारे टिपिकल इंडियन फार्मर्स के पास ज़्यादातर पाया जाता है। तो अगर वो इनोवेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले समय में फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर पाना उनके लिए बड़ा मुसीबत और मुश्किल हो जाएगा। तो देयर नीड्स टू चेंज इनटू देयर एटीट्यूड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे, चौथा अपना देखेंगे, वो है स्मॉल एंड स्कैटर्ड। ये तो काफ़ी समय से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक, होल्डिंग्स। अब बोला जा रहा है कि उनके पास जो आपके होल्डिंग्स हैं, जो मतलब ज़मीन है, वो भी छोटे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। स्मॉल होल्डिंग्स जो होता है वो कंड्यूसिव नहीं होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए, और स्कैटर्ड होने की वजह से कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बढ़ जाता है। यानी स्कैटर्ड होने की वजह से कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि भाई फिर हमको अलग अलग जगह अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा या आदमी रखना पड़ेगा, उस तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इस वजह से बड़ा दिक्कत हो जाता है किसानों के लिए, हम किस तरीके से मैनेज करें। तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स जो है एक तरीके का हिंड्रेंस है, एक रुकावट है इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स, ठीक है।
और इसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। यानी कि जो है हम ट्रैक्टर्स और जैसे जो हमारे पास ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, ट्रैक्टर्स एंड जो भी हार्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि बार बार इधर उधर करने से, यूज़ करने से बड़ा दिक्कत होता है। तो इसकी वजह से भी एक परेशानी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आपका एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेरियन रिलेशंस, यानी 5वां नंबर हमारा हो जाएगा एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस। अब एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीगेरियन रिलेशंस का मतलब होता है कि जो हमारा लैंडलॉर्ड और टीनेंट वाला जो रिलेशन है, लैंडलॉर्ड या ज़मींदार और टीनेंट वाला जो रिलेशन है वो आज भी जो है ख़राब रहा है। यानी आज भी इसमें कई सारे जो है चीज़ों को देखा जाए तो हमेशा से लैंडलॉर्ड जो रहे हैं वो हमेशा से इनको टॉर्चर किए हैं, हमेशा से इनको डिस्क्रिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और फाइनेंशियल तरीके ग्राउंड्स पे भी इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया है। इसमें जो मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स रहे हैं हमारे पास वो हमारे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स रहे हैं। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का मतलब, एब्सेंटी का मतलब कि हमेशा से एब्सेंट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे उनके जो भी मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज़ से तो वो कभी किए ही नहीं, यानी जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उस पर तो कभी वो आए ही नहीं, यानी अपने खेत को देखने तक नहीं आते, वो बस टेनेंट को देख के छोड़ देते हैं और टेनेंट ही जो रहता है वो बेचारा जो है सारा काम करता है उनका। तो उनका क्या है कि या फिर वो रेंटल इनकम पे भरोसा करते हैं, जो भी रेंटल इनकम होगा तो रेंटल इनकम पे भरोसा करेंगे वो, जो भी उसे खेत देने की वजह से जो होता है, और उसके बाद वो एक्सप्लॉइट करेंगे अपने टेनेंट्स को कि उनको हाई रेंट्स देना पड़ेगा, और उसके रिलेटेड जो है मतलब जो टेनेंट होगा उससे हाई रेंट लेंगे, और बाकी जो चार्जेस वगैरह हुए वो चार्जेस भी सब उसी से लेते हैं ये लोग, जो टेनेंट होता है उसी से लेते हैं। बेचारा एक तो गरीब आदमी, ऊपर से ये सारा कुछ भरे। अकॉर्डिंगली लैंड कंटिन्यूज टू बी यूज एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रेदर देन अ सोर्स ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। और यहाँ भी फिर वही बात, सब्सिस्टेंस कन्वेंशनल आउटलुक वाली बात यहाँ भी आ जाती है कि यहाँ भी ज़मीन जो हम यूज़ करते हैं वो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने ही चीज़ों को पूरा करने के लिए बस, यानी हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, अपने खाने पीने भर का बस उगा लें, उससे ज़्यादा हमसे कोई मतलब नहीं रहता। यानी हम आज भी बिज़नेस आउटलुक के हिसाब से खेती नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी जो है इसमें एक दिक्कत आई। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं 6 नंबर का, वो है आपका लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। ये बहुत बड़ा चीज़ है, अगर क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय किसान जो है बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं लेकिन बहुत अच्छे मार्केटर नहीं हैं, ये स्टेटमेंट कहा जाता है। इसके पीछे वजह भी है कि हमारे जो किसान हैं काफ़ी मेहनत करके प्रोडक्शन करने में बिलीव करते हैं, प्रोडक्शन कर भी लेते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट उगा लेते हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते उस प्रोडक्ट का और अच्छे तरीके से बेच नहीं पाते, जिसकी वजह से फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो एक ये बहुत बड़ा एक मेजॉरिटी ऑफ जो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं जनरली वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते हैं बेचने वाले में। कोई भी आया बोला कि नहीं भाई कम में दे दो या जैसे दे दो, तो इसमें बहुत ज़्यादा इनको सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट है कभी कभार तो वो भी नहीं निकल पाता है, यानी जो इनका कंपल्शन होता है। दूसरी बात कि वो फार्मर्स होते हैं पुअर होते हैं अपने मतलब, और दूसरी बात वो महाजन और मनी लेंडर से पैसे भी लिए रहते हैं ना, ये भी एक तरीके का है कि जो महाजन वगैरह हैं, महाजन जिसकी बात हम लोग ऊपर किए थे, महाजन मनी लेंडर्स का जो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है, इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट का भी तो पे आउट नहीं कर पाते, इस वजह से इनको लगता है चलो जो मिल रहा है उस पर बेच वेच के खाली करो, क्योंकि हमको जो है बाकी देना भी तो है। तो इस वजह से ये आगे के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। ये इसी तरीके से कई सारी ये सब प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लोन्स वगैरह हो जाते हैं, ये सब कई सारे प्रॉब्लम हैं जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम जिस तरीके से बढ़ावा मिला उस तरीके से चीज़ें कम हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए, क्या क्या एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स थे। तो उसमें कई तरीके का रिफॉर्म्स हम पढ़ लेंगे, टेक्निकल हो गया, फिर इंस्टीट्यूशनल हो गया, कई सारे इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किए गए थे, फिर जनरल रिफॉर्म्स हो गया कि मतलब जो है क्रेडिट वगैरह अवेलेबिलिटी और तमाम चीज़ों को जो है
देखा गया और किया गया। तो रिफॉर्म्स वाला सेक्टर हम बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।